अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम 3 खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, ईरान और अमेरिका के मामला जो हैं वो अब दोबारा से टेंस होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अब असलहे की धमकियां देना शुरू हो गए हैं, मिसाइलों की धमकियां दोबारा देना शुरू हो गए हैं। पिछले चंद हफ्तों के अंदर हमने देखा था कि कुछ माहौल जो है वो ठंडा हुआ था, लेकिन अब दोबारा से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। और जहां पे मिसाइलों की दिफाई साजो सामान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी दिफाई निज़ाम के हवाले से मैं थोड़ी देर में अभी व्लॉग में आगे चल के रादर सेकेंड हाफ में जाके इसे मैं शेयर करूंगा। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से भी जो है व्लॉग में आगे चल के बात होगी। तवील व्लॉग हो सकता है, ये लंबा हो सकता है, तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। लेकिन सबसे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन ज़रूर यहाँ पे जारी करना चाहूँगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पिछले 12 घंटे में जो है वो सर्कुलेट हो रही है। बहुत से लोगों ने एक्चुअली मुझे इसे भेजा भी, और इसके ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया। ये अज़मा बुखारी साहिबा की ये ट्वीट है, उसमें उन्होंने ये पोस्ट लगाई है। इस पोस्ट के अंदर जो है वो बेसिकली एक फेक पोस्ट लिखा हुआ है कि जनाब मंसूर अली खान क्लेम्स मरियम नवाज इज फाइटिंग कैंसर। ये कोई, मैं नहीं जानता है कौन सा पेज है, कोई नया पेज कोई बना होगा, मुझे नहीं पता है कौन सा है। उसने बैठ के मेरी तस्वीर और मरियम नवाज की तस्वीर लगा के जो है वो ये मेरे नाम से मंसूब करके ये चीज़ लगा दी। और अज़मा बुखारी साहिबा ने भी आगे से क्या किया कि उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने लिखा, ये कतन गलत खबर है, मंसूर साहब को खुद सामने आकर इसकी तस्दीक करनी चाहिए। किसी की ज़िंदगी के साथ इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा काबिल मज़म्मत है। अच्छा, अज़मा बुखारी साहिबा ने कमाल एक काम किया यहाँ पे, और वो ये था कि और कुछ नहीं तो आपके पास माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम है सोशल मीडिया की, अब तो आप हुकूमत में, इतनी बड़ी आपकी टीम है। एक दफ़ा उन्हीं को कह देते कि ज़रा चेक तो कर लो मंसूर अली खान के पिछले एक हफ्ते के, 10 दिन के, 1 महीने के, 2 महीने के, 1 साल के कोई वीलॉग ही उठा के देख लो, क्या उसने कोई ऐसी बात कही है, कोई उसने ट्वीट किया है, किसी वीलॉग में जिक्र किया है। एक दफ़ा चेक ही करवा लेते, क्या मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने मेरी वही पोस्ट, अच्छा ये भी ये काम किया, वही पोस्ट लगा के उन्होंने कहा ये खबर जो है कतन गलत है। और मतलब उसके ऊपर जो है उन्होंने तासुर उसको क्लियर तक नहीं किया कि जनाब ये ऐसा मंसूर ने कहा ही कुछ नहीं है। अल्टीमेटली फिर मुझे ये ट्वीट करनी पड़ी और मुझे उसके अंदर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि जनाब मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये इस तरह की वायरलिटी जो है वो आज से 1.5-2 साल पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है कि जी मैंने कोई इस किस्म की बात जो है वो क्लेम की हुई है। मैंने कभी ऐसी कोई बात क्लेम नहीं की हुई, मैं पहले भी इसकी तरदीद कर चुका हूँ, मैं अब दोबारा ये तरदीद कर रहा हूँ। बल्कि आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बराए मेहरबानी, जिस पेज ने एक्चुअली ये पोस्टर बनाया है, ज़रा उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लीजिए। अब तो आपके पास डिजिटल जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के अच्छे खासे कवानीन मौजूद है। जाइए जाके इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लें, जो मुझसे मंसूब करके या मरियम नवाज की सेहत को मंसूब करके जो है वो इस किस्म की बात लिख देते हैं। तो एक दफ़ा ज़रूर पहले चेक कर लिया करें, उसके बाद आप जो मर्जी पोस्ट करें। इवन आप मेरे पे तनकीद भी करें, आई डोंट माइंड दैट्स फाइन। लेकिन एक चीज़ जो मैंने की नहीं है उसको ऐसे मेरे साथ नथी करके जो है वो बैठ के ट्वीट कर देना, आई थिंक दैट्स अ बिट अनफेयर। अच्छा जी, अब ज़रा खबरों की तरफ आते हैं। और ख़बर यह है जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के ऊपर आबना हुर्मुज़ का जनाब एक नक्शा जो है वहाँ पे शेयर किया है, और उस नक्शे को शेयर करके उसका नया नाम जो है वो आपने ट्रंप से जो है उसे मंसूब कर दिया है। अच्छा, मैं जानता हूँ सियासतदानों को, मैं पहले भी कह चुका, अभी पिछले दिनों खबर आई थी जनाब जो अमेरिका का पासपोर्ट है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तस्वीर लगवाना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती है तस्वीरें लगाने का शौक जो है वो कब खत्म होगा सियासतदानों का। लेकिन अब उसने आपने हुर्मुज़ का नाम जो है आपने ट्रंप रखने का उसने फैसला किया। इससे पहले मैक्सिको के आसपास भी जब एक्चुअली इसने हलफ उठाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मेरे ख्याल में मैक्सिको, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मैक्सिको के आसपास भी उसने उसका नाम भी जो है वो ट्रंप रखने का जो है इसको बहुत शौक था उस वक्त। भाई आपको वो गली मोहल्ले के अंदर जो सड़कें होती हैं उनका नाम अपने नाम से मंसूब कर ले, कोई मेन शाहरा अपने नाम से मंसूब करे, पूरा का पूरा स्ट्रेट ही जो है यानी कि आपने जो है वो अपने नाम पे जो है वो मंसूब कर लिया। तो ये ट्वीट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई है। इसके साथ साथ एक्सियोस अमेरिकन मीडिया आउटलेट है, उसने जहाँ ये खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो अगले 12 घंटे में अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम के कमांडर्स हैं, वो जनाब एक ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। और ब्रीफिंग किस मुतालिक है? ब्रीफिंग इस मुतालिक है कि ईरान की जो आबना हुर्मुज़ है उसके ऊपर अगर कोई मिलिट्री एक्शन किया जाए और उस पोर्शन के ऊपर ख़ास तौर पे कोई मिलिट्री कार्रवाई जो है वो की जाए तो क्या हो सकता है और किस तरह की जा सकती है। सो मिलिट्री ऑप्शंस जो हैं दोबारा टेबल के ऊपर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मुज़ाकरात के जरिए लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया है, और इसी वजह से अब वो मिलिट्री ऑप्शंस के ऊपर जो है वो गौर फिक्र करना शुरू हो गए हैं। और उसमें जो मेन थीम है वो ये है क्विक एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब एक ताकतवर और मुख्तसर किस्म का हमला जो है वो आबना हुर्मुज़ के ऊपर अगर किया जाए और इसके हमलों की एक लहर जो है वो बनाई जाए, इसका मंसूबा तैयार ऑलरेडी वो कर चुके हैं, उसकी ब्रीफिंग वो डोनाल्ड ट्रंप को देने जा रहे हैं कि, और मोस्ट प्रॉब्ली ये ब्रीफिंग जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मांगी होगी कि अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा। अभी तक तो उन्होंने जो नेवल ब्लॉकेट की हुई है
उससे वो ये समझते हैं कि हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन अब इसकी प्लानिंग भी जो है वो अमेरिका के अंदर इस वक्त हो रही है। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग ने यह खबर दी है कि जनाब अमेरिका जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल इंस्टॉल करने का, इस्तेमाल करने का जो है वो सोच रहा है ईरान के अंदर ही, और मशरिक़ वुस्ता भेजने के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है बड़ी ही एक जदीद टेक्नोलॉजी का ये मिसाइल होता है, जिसकी बेसिकली जो रेंज होती है वो तकरीबन कोई 1725 मील तक होती है, और इसे जो है अमेरिकी फ़ौज का तवील फासले तक मार करने वाला हाइपरसोनिक हथियार जो है इसे डार्क ईगल कहा जाता है। इसका मतलब इसका नाम रखा गया है इससे, और इसकी लागत जो है वो तकरीबन कोई $1.5 करोड़ बताई जाती है एक मिसाइल की, और इसकी तादाद जो है वो 8 से ज़्यादा नहीं है अमेरिका के पास, और जबकि हर बैटरी की लागत जो है वो तकरीबन $2.7 अरब बताई जाती है। मतलब अरबों डॉलर का जो है वो ये एक मिसाइल है, और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका अब इससे मशरिक़ वुस्ता की जानिब मूव करने के बारे में जो है वो सोच रहा है। इसकी रफ्तार जो है ये आवाज़ की रफ्तार से भी 27 गुना ज़्यादा तेज़ होता है, और इसका मतलब है कि ये 20,700 मील फी घंटे की रफ्तार से जो है वो ट्रेवल कर सकता है। इसमें बेसिकली दो किस्म के मिसाइल्स जो हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो होते हैं। एक को जो होता है वो बूस्ट ग्लाइड मिसाइल जो है वो उसका एक रॉकेट पर इन्हिसार होता है, और उसके ज़रिए इसको फायर किया जाता है। बेसिकली वो रॉकेट उसे प्रोपेल करता है और उसकी स्पीड को जो है वो तेज़ करता है। जबकि दूसरे किस्म का जो मिसाइल होता है वो ज़मीन के करीब करीब जो है वो ट्रेवल करता है, ताकि वो रडार की रेंज के अंदर ना आ सके और दुश्मन जो है उसे डिटेक्ट ना कर सके, या उसका जो दिफाई निज़ाम है, जिस तरह रूस का S-400 है जो इंडिया ने अभी रिसेंटली दोबारा ख़रीदा है, और एक और उसका यूनिट जो है वो भी इंडिया को अनकरीब मिलने वाला है, तो बेसिकली उससे बचने के लिए बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रेवल करता है। सो ये प्लान जो है वो अमेरिका की जानिब से बनाया जा रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलेबाफ ने अमेरिका के ऊपर तंज करते हुए जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी इक़दाम और बहरी नाकाबंदी के बायस ईरान के पास अब तेल की तरसील के लिए कोई जहाज़ बाकी नहीं रहा, और इस सूरत हाल के नतीजे में ईरान की तेल की पाइपलाइनें जो है वो फट सकती हैं। उन्होंने दावा किया था कि ये सब होने में सिर्फ 3 दिन अब बाकी हैं। यही दावा अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसनेट की तरफ से 28 अप्रैल को भी सामने आया था। इन्हीं दावों पर तंज करते हुए बाकर कलेबाफ ने एक्स पे पोस्ट लिखी। उन्होंने ट्वीट किया कि 3 दिन गुजर गए हैं और अभी तक कोई कुआं नहीं फटा। हम इस मुद्दत को मजीद 30 दिन बढ़ाकर कुएं की सूरत हाल बराह रास्त नशर भी कर सकते हैं। हम आपको लाइव दिखा सकते हैं कि हमारे तेल के जो कुएं हैं उनकी क्या सूरत हाल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा यह इस किस्म का बेकार मशवरा था जो अमरीकी इंतजामिया को वज़ीर ख़ज़ाना बेसनेट जैसे लोगों से मिलता है। ये नाकाबंदी के नज़रिए पर इसरार करते करते तेल की कीमतों को $120 फी बैरल तक ले गए हैं। तो वहाँ पे ईरानी जो हैं वो अमेरिकन का मजाक उड़ा रहे हैं कि लोगों के साथ झूठ बोलना बंद करें, असल सूरत हाल बताएं, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम का जो है वो आपने दावा किया हुआ है। इसके अलावा अमेरिका से रिलेटेड एक और खबर, और वो ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड आर फोर्ड, उसके साथ शामिल जो डिस्ट्रॉयर्स हैं USS महान, USS विंस्टन चर्चिल और USS बेनब्रिज, ये तमाम जहाज़ जो हैं वो अब अमेरिका की जानिब जो है वो वापस जो है वो सफ़र उन्होंने शुरू कर दिया है। मशरिक़ वुस्ता से जो है उनको मूव किया जा रहा है। जेराल्ड एयरफोर्ट जो है इस वक्त वियतनाम जंग के बाद किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे तवील तैनाती के ऊपर है। यूरोप में इब्तदाई तैनाती के बाद इसे कैरिबियन भेजा गया, फिर ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों के आगाज़ के लिए दोबारा बहरे रोम में तैनात किया गया, और इसके बाद दोबारा बहरे एमर भी उसे भेजा गया है। अब इसे अमेरिका की जानिब जो है वापस भेजा जा रहा है, और वर्जीनिया जो है जहाँ पे इसका मुस्तकिल क़याम होता है, जहाँ पे इसका डॉकयार्ड है, वहाँ पे इसको वापस बुला लिया गया है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हर नई दस्तावेज़ या तजवीज़ पर बात करने के लिए हर बार 18 घंटे की तवील और महंगी परवाज़ें करना जो है वो अब मुमकिन नहीं रहा। अब ईरान से आइंदा मुज़ाकरा टेलीफोन के ज़रिए जो है वो किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं दू बदू मुलाकात को पसंद करता हूँ, मगर ऐसी हर मुलाकात के लिए 18 घंटे सफ़र करना और फिर वापसी के लिए रवाना होने से पहले मालूम हुआ कि एक ऐसी दस्तावेज़ मिली जिस पर अमल नहीं किया जा सकता, तो ये सब बेकार है। सो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जड़ी गल करनी है फ़ोन तो मैं ना करना, मैं बंदे नहीं भेज रहा इस मरतबा। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरी जानिब से जो है यानी कि ईरान की साइड से भी जो है वो शदीद और सख्त बयानात जो हैं वो जारी हो रहे हैं। ईरानी नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी ने खबरदार किया है कि जल्द ऐसा असला इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन कांपता है। अब ये किस किस्म का असला है, इससे क्या हो सकता है, ये कौन सा असला है जो जिससे दुश्मन कांपेगा, ये नहीं उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसा असला इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन कांपेगा। ईरानी नेवल चीफ ने कहा कि असला दुश्मन के बहुत करीब है, उम्मीद है उन्हें दिल का दौरा ना पड़े। दुश्मन बहरे अरब से हुर्मुज़ की जानिब थोड़ा भी बढ़ा तो तेज़ रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीकी फौरी फतह का अंदाज़ा अब मिलिट्री अकाडमीज़ में मजाक है।
कि हमारी, उन्होंने कहा मिलिट्री अकेडमी से मजाक बन गया हुआ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि मैंने ये भी उड़ा दिया है, वो भी उड़ा दिया और मैंने इनकी नेवी को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इसको मजाक के तौर पर समझा जाता है। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी एजेंसी IAEA के सरबराह ने कहा है कि ईरान का ज़्यादातर इंतहाई अफजुदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जौहरी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। ये वही मुकाम है जिस पर गुज़िश्ता साल फ़िज़ाई हमले हुए थे और इस साल भी अमरीकी इजरायली जंग के दौरान कम शिद्दत के हमले हुए थे। एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एजेंसी के पास सेटेलाइट तस्वीर मौजूद हैं जिनमें अमरीकी इजरायली हमलों के असरात दिखाई देते हैं। उनके मुताबिक जून 2025 में जब 12 रोज़ा जंग ख़त्म हुई, ईरान का बड़ा हिस्सा अफजुदा यूरेनियम इस्फहान में ज़ख़ीरा था और गालिब इम्कान है कि वो यूरेनियम अब भी ज़ेर ज़मीन वहीं पर मौजूद है। इसके अलावा एक वीडियो जो है वो सामने आई है जो कि UK बरतानिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ये फुटेज जो है रिलीज़ की है, जहाँ पे वो मशरिक़ वस्ता के अंदर तैनात हैं और उनके ऊपर जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले होते हैं तो वो अपने आप को जो है वो किस तरह वहाँ पे बचाते हैं और उनको जो है वो सुना जा सकता है। आई एम इन अ पोजीशन टू ब्रेस लैड्स एज सब्सिक्वेंटली बैलिस्टिक मिसाइल इम्पैक्ट इज डिटेक्टेड। तो वो बेसिकली सायरन की आवाज़ें जो है वो आ रही हैं और उस हमले में अपने आप को किस तरह बचा रहे हैं इस वीडियो के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा जहाँ पे नेवल ब्लॉकेट्स की बात हो रही है, वहीं पे फ़लस्तीन के जो अवाम हैं उनके लिए जो एक बहरी जहाज़ तैयार किया गया था, उनको गज़ा की जानिब जो रवाना हुआ था इमदादी काफ़िले के 20 जहाज़ बनाए गए थे, उसमें सवार 175 कारकुनों को जो है वो इजराइल की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वजारत के एक बयान में कहा गया कि 20 से ज़ायद कश्तियों पर सवार तकरीबन 175 कारकुन अब पुरअमन तौर पर इजराइल की तरफ जा रहे हैं। तो हर किस्म की इमदाद जो फ़लस्तीनियों के लिए भिजवाई जाती है, इजराइल ये करता है उन जहाज़ों के साथ। अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए अब एक खुशखबरी, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के हवाले से खुशखबरी है और वो ये है कि पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज़ को चीन में बाकायदा तौर पर बहरी बेड़े में शामिल कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक कमिश्नरिंग तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी थे, जबकि नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इसे पाक बहरिया की जिद्दत और तरक्की की जानिब एक अहम संग-मील करार दिया और कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। तकरीब से खिताब करते हुए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अहम बहरी रास्तों में रुकावट आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। हंगोर क्लास आबदोज़ें जहरियत को रोकने और बहरे अरब में तजारती गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने 1971 की जंग का हवाला देते हुए बताया कि साबका हंगोर आबदोज़ ने दूसरे जंग अज़ीम के बाद पहली बार दुश्मन के बहरी जहाज़ को तबाह किया था। जदीद हंगोर क्लास आबदोज़ें जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं जिनमें बग़ैर हवा के चलने वाला निज़ाम, जदीद सोनार, खामोश डिज़ाइन और तवील ज़ेर-ए-आब ऑपरेशन की सलाहियत जो है वो शामिल है। ये कमिश्नरिंग पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दिफाई ताउन की एक और मिसाल करार दी जा रही है, जबकि क़यादत की जानिब से पूरी कौम और पाक बहरिया को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई है। बेसिकली ये एक से ज़ायद आबदोज़ें हैं जिनका चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मायदा हुआ था और उसी सिलसिले में जो है ये एक आबदोज़ जो है वो अब पाकिस्तान के हवाले की गई है। अब जाहिर बात है चीनी टेक्नोलॉजी, दिफाई टेक्नोलॉजी जो है वो आज से 1 साल पहले जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई थी उसमें भी चीन से की मदद से तैयार करदा और चीन में तैयार करदा जो जहाज़ थे J-10Cs, JF-70s, उनकी मदद से जो है वो पाकिस्तान को कितनी हेल्प हुई थी उस जंग के अंदर। वहीं से उसी कड़ी के अंदर जो है अब एक और आबदोज़ भी जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर जो है वो ये सामने आई है कि अमरीकी कंपनी ने पाकिस्तान के अहम एयरपोर्ट्स में मुजरिमान और सरहद पार से खतरात की निशानदही के लिए जदीद निज़ाम की तनसीब के हवाले से $2.4 अरब सरमायाकारी की पेशकश की है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने इस पेशकश की हिमायत की है। ऑफिशियल दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने हाल ही में अमरीकी कंपनी सिक्योरिटी पोर्ट की जानिब से एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड की सलाहियत का हामिल सिक्योरिटी सिस्टम की तनसीब के लिए सरमायाकारी की हिमायत की है और पाकिस्तानी हुकाम पर इस तजवीज़ पर गौर करने के लिए ज़ोर दिया है। तो एक फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है जो तकरीबन $2.5 अरब की बनती है, ये एक अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि वो इस सिलसिले में जो है वो कोई इस ऑफ़र को कबूल करते हैं या नहीं करते। लेकिन एक और ऑफ़र जो मेरे ख्याल में आम आवाम के लिए बड़ी रिलेटेड है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अपना घर स्कीम का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। अब ये स्कीम, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, दिस कुड बी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें जो है वो इस्लामाबाद में स्कीम के इजरा की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। स्कीम के तहत 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत के ऊपर जो है वो दस्तयाब होगा। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो ये कर्ज दिया जाएगा और गवर्नमेंट का जो पहला हदफ है वो ये है कि 50,000 घर जो है वो बनाए जाएँ
इस स्कीम के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग जो है मुख्तस की गई है। आइंदा 4 बरसों में हमारा हदफ उन्होंने कहा है जी 5 लाख घर हैं। अब इसका जो 10 मरले तक की ज़मीन तक जो है वो घर बनाया जा सकेगा और साथ ही साथ आपके पास पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और इस स्कीम का हर महीने जो है वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं खुद जायज़ा लूँगा। स्कीम के तहत अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि स्कीम के तहत 10 मरला घर या प्लॉट की खरीदारी के लिए 20 साल के लिए 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो आपको दिया जाएगा। पहले 10 साल 5% फिक्स, जबकि अगले 10 साल नॉर्मल मार्कअप जो है वो वसूल किया जाएगा। सो पहले 10 साल जो है सिर्फ 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो आपको ये पैसे मिलेंगे जिससे आप अपना घर जो है वो बना सकते हैं। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल जो है वो किया जा सकेगा। 25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करनी होगी। 50 लाख रुपए कर्ज लेने वाले अफराद 32,997 रुपए किस्त अदा करेंगे। 75 लाख कर्ज लेने वाले की माहाना किस्त 49,497 रुपए होगी। 1 करोड़ के कर्ज पर 65,996 रुपए माहाना किस्त जो है वो आपको अदा करनी होगी। कर्जा लेने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर का पहले से मकरूज ना होना लाजिम है। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट या 10 मरले का बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। 90% फाइनेंसिंग हुकूमती स्कीम के तहत और 10% इनफरादी तौर पर आपको करना होगी। इस्लामिक और कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से जो है वो आपको ये कर्ज मिल सकेगा। कर्ज हासिल करने के लिए कोई फीस या पेमेंट से कबल अदायगी करना शर्त नहीं होगी। स्टेट बैंक और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन मनसूबे की मॉनिटरिंग करेगी और कर्ज लेने के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन देना होगी और 1 माह में इसकी हतमी मंजूरी होगी। सो एक अच्छी स्कीम है। माजी में भी गवर्नमेंट ये स्कीम दे चुकी है, ये नहीं कि पहली दफ़ा ये स्कीम आ रही है, लेकिन इट्स अ गुड स्कीम। इससे आप इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात और ज़ाती मॉलिस तक रसाई से मुतल्लिक दरख्वास्त पर एक अहम पेशरफ सामने आई है। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए, जिसके बाद अदालत ने पिटीशन को नंबर लगाकर पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है। समाअत के दौरान वकला सलमान अकरम राजा, अली बुखारी, नईम हैदर पंजोता और खालिद यूसुफ जो है अदालत के सामने पेश हुए। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस नौयत के मामले में पहले मुतल्लिका अथॉरिटी से रजू करना ज़रूरी होता है और अगर अभी तक जेल हुकाम से रजू नहीं किया गया तो आज या कल में कर लिया जाए। जज साहब ने कहा कि पीर को केस पर नंबर लगने के बाद इसे सुना जाएगा। उन्होंने सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया कि क्या पहले भी मुलाकात नहीं हो रही थी। वकील ने कहा जी बुशरा बीवी से मुलाकात कभी करा दी जाती है और कभी रोक ली जाती है, फैमिली मुलाकात भी बंद कर दी गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आज आखिरी वर्किंग डे होने की वजह से एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। केस को पीर के पहले वर्किंग डे पर सुना जाएगा, जिसके बाद केस की मजीद समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा एक और ख़बर है, अलीमा खान साहबा ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी जज की शक्ल पर परेशानी थी, मैं उनको कहती हूँ कि आप डरें मत, अगर बुशरा बीबी और इमरान खान को ज़मानत देंगे तो पूरा पाकिस्तान आपके साथ होगा। जो आप करना चाह रहे हैं उससे आपको डरना चाहिए, हम इसको नहीं भूलेंगे। तो वो काफ़ी हद तक जो है वो नाराज़ नज़र आती हैं। मिशाल यूसुफजई साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा हालात ये हैं कि किसी भी किस्म की फ्रंट डोर या बैक डोर बातचीत नहीं हो रही, ना ही आसार नज़र आ रहे हैं। अवामी प्रेशर कम करने के लिए तासुर दिया जा रहा है, जैसे किसी रिलीफ के तहत बीवी साहबा को बाहर निकाला जा रहा है। हकीकत यह है कि इस वक्त फोकस सूबाई और कौमी बजट पास करने पर है। हर कोई अपनी पसंद की स्कीम डाल रहा है और अपने फंड तक की तगोदो में है। पूरी मेहनत सरप्लस बजट देने पर है। विफाक को भी बजट तक कोई शोर और डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और ताबेदारी में तो हम नंबर 1 है। ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत की सुनवाई करेगा, ना ही खान साहब और बीबी रिहा होंगे। जिनको हमें लीड करने का कहा गया है उनसे हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी सवाल पूछते हैं तो जवाब किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि खामोश रहें, कोई कुछ ना बोले, ना ही कोई दुश्मनी दिखाई दे रही है। आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब सेहत पर भी बात सुनने के मूड में नहीं थे, जमानत तो दूर की बात। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।